क्या कह रहे थे? स्टील के सवाल दिमाग खराब कर रहे हैं। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। शुरू करें? आज नहीं, वैसे अभी कोई बच्चा कह रहा था कि चलो लाइव हो गई, चल बाद में बात करते हैं। चलिए, हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए। आ रही है ना? आपको नहीं, ऑनलाइन वालों को। तो हमने कौन कितने सवाल कर लिए थे? हाँ, सबसे पहले हम लोग, एक सवाल था जिसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, जहां पर टेंशन क्रैक वाला हम सवाल कर रहे थे, जिसमें हमें क्या निकालना था? लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालना था। ठीक है। तो उस सवाल को कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद उस सवाल पे आएंगे, तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। वो जो सवाल आया है ना एसएससी में, जिसमें टेंशन क्रैक नहीं डेवलप हो रहा है, ऐसे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है सवाल। फिर भी मैं एक सवाल आपको करा देता हूं। आप ये सवाल कर लीजिए, फिर आपका वो क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन ए 5 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल, ऑनलाइन वाले लिखिए। दो दिक्कतें थी, दोनों दिक्कतों को सॉल्व कर लेंगे अभी। A 5 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल इज शोन इन द फिगर, इज शोन इन द फिगर, इज शोन इन द फिगर। शीट में डालना भूल गया इस सवाल को, तभी ऐसा वरना वो सवाल में दिक्कत नहीं आती। डिटरमाइन द रैंकाइन एक्टिव अर्थ प्रेशर, डिटरमाइन द रैंकाइन एक्टिव अर्थ प्रेशर, इस पर स्टार बना देना। डिटरमाइन द रैंकाइन एक्टिव अर्थ प्रेशर on the wall, Rankine active earth pressure on the wall, on the wall। ए क्या है? ए निकालना है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। और बी है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। ये सवाल है, और रिटेनिंग वॉल आपको दे रखी है। चलिए इस सवाल को करते हैं। हाइट कितनी है? 5 मीटर। तो इसमें दोनों पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे? डिस्कस हो जाएंगे। हमें क्या निकालना है? रिटेनिंग वॉल है 5 मीटर हाइट की। डिटरमाइन, अच्छा इसका डेटा और भी कुछ दे रखा है, वो भी लिख देता हूं। आपको कुछ डेटा दे रखा है रिटेनिंग वॉल के पीछे जो सॉइल है, बैकफिल सॉइल, उसका फाई दे रखा है आपको। फाई दे रखा है 30 डिग्री। इसके पीछे जो सॉइल है उसका सी दे रखा है आपको, दैट इज 5 kN/m²। और उसका आपको गामा दे रखा है 17.5 kN/m³। ठीक है, तो करते हैं इस सवाल को। तो पहले करते हैं बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। पहले केस नंबर 1 करते हैं ए। पहले करते हैं बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। अगर हम बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्रैक नहीं बनेगा तो 0 0 लेयर पर क्या होगी? टेंशन होगी हमारी। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा? निगेटिव होगा। सो एज द फॉर्मेशन क्रैक इज नॉट फॉर्मिंग, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर एट 0 0 लेयर इज इक्वल टू -2c अंडर रूट ऑफ ए। ठीक है।
तो सी की वैल्यू है आपकी बेटा -10। अच्छा पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। के कितना आएगा? के की वैल्यू 30 है ना, तो 1 - 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस साइन 30, तो वैल्यू आ जाएगी 1/3 या 0.33। सो अगर अब एक्टिव अर्थ प्रेशर हम निकालें 0 0 लेयर पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2c अंडर रूट ऑफ के ए। सी की वैल्यू आपकी कितनी है? 5, तो -10 अंडर रूट ऑफ के ए 0.333। सॉल्व करेंगे तो एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 0 लेयर पर कितना आ जाएगा? एक्टिव अर्थ प्रेशर एट 0 0 लेयर विल कम्स आउट टू बी -5.74 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एक्टिव अर्थ प्रेशर बेस पे निकालते हैं, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर बेस पर दैट इज 5 लेयर पर कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू के ए इंटू गामा मल्टीप्लाइड बाई हाइट -2c अंडर रूट ऑफ के। सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी के ए 0.333, गामा 17.5 और हाइट है आपकी 5 और 2c अंडर रूट के की वैल्यू आपने निकाल ली है 5.74। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर 5 लेयर पर कितना आएगा? हाँ 23.39 मतलब 23.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें ये मिल गया एक्टिव अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम बना लेंगे। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे 5 मीटर हाइट की। ये 5 मीटर हाइट की मेरी रेफरेंस लाइन हो गई। मेरा जो अर्थ प्रेशर है, एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है वो मेरा पहले क्या है? निगेटिव है। तो 0 0 लेयर पर मेरी वैल्यू है आपकी निगेटिव, और निगेटिव वैल्यू है आपकी 5.74 और फिर वैल्यू हो गई आपकी 23। तो ये वैल्यू आपकी 23 और वहां से वहां तक का वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर वेरिएशन होगा। तो ये मेरा वॉल पे लगने वाला एक्टिव अर्थ प्रेशर आ गया। सो दिस इज बेसिकली द एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल व्हेन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन क्रैक। ठीक है, ये आ गया। ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? ऊपर वाली वैल्यू है आपकी 5.74 निगेटिव और ये आपकी पॉजिटिव, और वैल्यू आ रही है 23.4। ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो अगर मैं टोटल टेंशन निकालूं, है ना, टोटल टेंसाइल फोर्स या टोटल टेंशन निकालूं, सो टोटल टेंशन विल बी इक्वल टू क्या होगी? हाफ जेड सी निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले निकाल लेते हैं बेटा जेड सी। सो डेप्थ ऑफ टेंशन जोन that is ZC is equal to 2C अपॉन गामा अंडर रूट ऑफ के। C की वैल्यू है आपकी 5, 2 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 17.5 अंडर रूट ऑफ 0.333। सॉल्व करेंगे तो ZC कितना आ जाएगा? 0.89 मतलब 0.99 हो गया। तो ZC की वैल्यू आ गई 0.99। बहुत बढ़िया। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो हो गई आपकी 0.99। देखिए हम लोग जितना डायग्राम को छोटा रखें उतना बेहतर है। तो ये कितनी बच जाएगी? 1 में से 5 में से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.01। ठीक है, इतनी आ गई वैल्यू। अब देखिए अगर मैं टोटल टेंशन निकालूं, तो टोटल टेंसाइल फोर्स या टोटल टेंशन निकालेंगे, सो टोटल टेंसाइल फोर्स या फिर टोटल टेंसाइल फोर्स या फिर टोटल टेंशन विल बी इक्वल टू किसके बराबर? हाफ बेस कितना बेटा? बेस कितना? 5.74। ठीक है, बेस हो गया 5.74 और
हाइट है आपकी 0.99, तो टोटल टेंशन कितनी आ जाएगी? हाँ, कितनी आ जाएगी टोटल टेंशन? हाँ, 2.84 माइनस प्लस, टेंशन लिख दिया तो माइनस, वही मतलब उसका मतलब माइनस, ये 2.84 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल कॉम्प्रेशन या टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स निकालूं तो न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है। दैट इज टोटल कॉम्प्रेशन, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स या टोटल कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू हाफ, कितनी कॉम्प्रेशन लग रही है? हाफ बेस कितना बेटा? 4, बेस है 23.4 और हाइट कितनी है? 4.01, कितना आ जाएगा? 46.91 किलो न्यूटन पर मीटर। तो दो डायग्राम मिल गए, टोटल कॉम्प्रेशन, टोटल टेंशन। सो टोटल थ्रस्ट, सो टोटल एक्टिव थ्रस्ट क्या होगा? सो टोटल एक्टिव थ्रस्ट विल बी इक्वल टू किसके बराबर बेटा? टोटल कॉम्प्रेशन माइनस टोटल टेंशन। कॉम्प्रेशन को पॉजिटिव लेते हैं, टेंशन को नेगेटिव, तो 46.91 माइनस 2.84 कितना आएगा? ये 44.07 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल थ्रस्ट आ गया। अब ये टोटल थ्रस्ट लग कहां पर? टोटल थ्रस्ट कहां पे लगेगा? लेट द टोटल थ्रस्ट विल एक्ट एट वाई बार। मैंने मान लिया दिस टोटल थ्रस्ट विल एक्ट एट वाई बार, एक्ट एट वाई बार फ्रॉम द बेस। अब देखो वाई बार कैसे निकाल, देखो अगर टोटल थ्रस्ट देखें तो टोटल थ्रस्ट बेसिकली इतने डायग्राम से मिला है। ये टोटल था, इसमें से इतना माइनस कर दिया, ये इतना ही तो है, तो इसका मतलब यही बचा। वैसे हम एरिया करके भी निकालते तो यही वैल्यू मिलती। तो अब हमें निकालना है जो टोटल थ्रस्ट लगा ये इसका सीजी कहां लगेगा। तो मैं क्या करूं, इस टोटल कॉम्प्रेशन का, टोटल कॉम्प्रेशन का रिजल्टेंट मोमेंट और टोटल टेंशन का मोमेंट, जैसे हम निकालते हैं ना, दो डायग्राम एक ही साइड है, तो हम क्या लिखते थे? टोटल नेट फोर्स उसका वाई बार इज इक्वल टू पहले वाला उसका वाई बार प्लस दूसरा वाला उसका वाई बार। लेकिन यहां पर दूसरा वाला कैसा है? निगेटिव है। तो यहां पर क्योंकि वो टेंशन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो नेट थ्रस्ट क्या लिखूं यहां पर मैं? तो यहां पर लिख सकता हूं, सो कैलकुलेशन ऑफ वाई बार, ये यही लिख देता हूं, वेयर वाई बार इज इक्वल टू किसके बराबर? इज इक्वल टू, इसको नाम दे दीजिए, इसको बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल F1 बोल दो इसे, और इसको बोल दो फॉर एग्जाम्पल F2, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1 इंटू वाई वन बार प्लस F2 इंटू, सॉरी F1 क्या है बेटा? पॉजिटिव कौन सा है? F2 है ना, तो F2 इंटू वाई बार और माइनस F1 इंटू वाई वन बार डिवाइडेड बाई नेट फोर्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो वाई टू बार अगर हम निकालेंगे तो वाई टू बार कितना होगा? वाई टू बार होगा बेसिकली इसका अगर हम पहले वाई वन बार निकालें तो ये जाएगा 4.01 डिवाइडेड बाई 3 क्या बेस से, तो ये हो जाएगा आपका वाई टू। तो एफ टू की वैल्यू है बेटा 46.91 मल्टीप्लाइड बाई वाई टू बार क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट, मतलब लिख देता हूं ताकि जब रिवाइज करें तो आपको पता हो। दैट इज हाइट कितनी आई? 4.01 डिवाइडेड बाई 3 माइनस F2 की वैल्यू है आपकी 2.84 मल्टीप्लाइड बाई 4.01 प्लस ZC है 0.09 डिवाइडेड बाई 3 क्या? बोलो ना, यस और नो। और डिवाइडेड बाई टोटल कितनी वैल्यू बेटा? डिवाइडेड बाई 44.07। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, इससे आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा ऑन सॉल्विंग, वरना आप तीन पार्ट निकालते, तीन का एरिया निकालते हैं ना। सो ऑन सॉल्विंग वाई वन बार कितना आ जाएगा? समझ आई बात क्या? हाँ, तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे आसानी पड़ेगी। कितनी आएगी वैल्यू? आप तो पहली बार आए क्या? एसएससी ने आपके घर वो भेजा था?
कि भाई तैयार हो जाओ। अरे ऑनलाइन पढ़ रहे थे आप, पढ़ लिया पीछे का सब? तो इतने आराम से क्यों बैठे हैं, समझ आ रही है बात है? बहुत बढ़िया, चलो पेन चलाओ कॉपी पर। हाँ कितना आ रहा है? 1.1.1.12। अरे 1 पॉइंट, जो मैंने इक्वेशन लिखी उसके उसको सॉल्व करके बताओ। 1.1। आपका कितना आ रहा है? वन। तुम दुनिया से अलग ही चलते रहो हमेशा। तो मैंने क्या बोला, जो वैल्यू मैंने ली है उसके हिसाब से आंसर बताओ। अपने हिसाब से वैल्यू ले रहे हो तो आंसर मुझे क्यों बता रहे हो? जो वैल्यूज मैंने ली है उसके हिसाब से बताओ। 1.14 मीटर, हो सकता है आपने 1/3 लिया हो, मैंने 0.333 लिया, तो थोड़ा बहुत आंसर वेरी करेगा। तो ये आ गया थ्रस्ट। और भाई साहब वाई बार जब लोकेशन हमारी क्या है, जब हमारा टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हुआ है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन क्रैक। ठीक है। बी पार्ट में क्या होगा? बी पार्ट में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन क्रैक, ये तो बहुत आसान है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन क्रैक, टेंशन क्रैक जब फॉर्म नहीं होगा, सो देयर इज नो टेंशन इन जेड सी। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन क्रैक, द कॉन्टेक्ट बिटवीन the contact between the contact between soil and wall is lost up to zc depth. So so net active thrust is determined. So net active thrust is determined using यहां पे नाम दे देना एरिया का। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका नाम दे देना। इसको बोल देना बेटा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, this is D, this is E, this is F, this is G. So net thrust is determined using the area CFG. Is determined using the area CFG. So active thrust कितना हो जाएगा? So हमारा active thrust हो जाएगा 1/2। बेस कितना था? 23.4। और हाइट कितनी है? 4 पॉइंट। ठीक है, कितनी आएगी वैल्यू? 46.99 kilonewton per meter, and it will act at y bar is equal to 4 point, आगे बढ़ जाओ, कहां पर ना, 2h/3 होगा यहाँ पर। हाँ 2h/3 होगा, सही है। 0.67 आता होगा। कितना आ रहा आंसर? 1.12 आ रहा है। चलो 1.12 मीटर, इट इज द राइट आंसर। वो 2 रह गया था वहां पर। हाँ तो हम वाई पर निकाल रहे तो 4.03 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? कितनी वैल्यू आ जाएगी? 46.917 मीटर। हाँ, अरे बेटा ये बताओ, 1.336। देखो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं। इस तरीके का सवाल आपके लिमिट में भी, टाइम लिमिट में हो भी जाएगा, और इस तरीके के टेंशन क्रैक पे सवाल वो पूछता भी है। तो इस सवाल को स्टार बना दीजिएगा। अब हमारा जिस सवाल में हम कल फंस गए थे उस सवाल को करते हैं। कौन सा सवाल था वो? नोट करना है किसी को?
स्टील स्ट्रक्चर्स में फोकस करिए, जो स्टील पढ़ रहे हैं कि ये थोड़ा सा कभी आ जाता है कभी नहीं आता, और आता भी है तो एक ही सवाल आता है। तो कोशिश करिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के लास्ट ईयर के सवाल लगा लीजिए, उन्हीं में से एक आध फंस जाता है। या तो बहुत ही हलवा सवाल आएगा जो लास्ट ईयर में एसएससी में पूछ लिया गया है ना, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का उठा के दे देंगे। ठीक है, तो ये नोट करना है या कर लिया था साथ साथ? चलो, आपको जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कौन सा कर रहे थे, कौन सा था वो एसएससी में आया था? 2 नंबर था ना? तो उसका मुझे पहले एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम बताओ कैसा बन रहा था अपनी शीट के। ये शीट का हमारा सवाल है दूसरा, जिसमें हमारा कल सब दिक्कत हो गई थी। तो उसका अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरी लाइन है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन क्रैक कह रहा है ना, बोला है ना उसने, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन क्रैक। तो ये हमने देख लिया था ना, ये हमने क्रॉस चेक कर लिया था, ये लाइन सेम स्लोप की आएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी, ये वाली 17 पॉइंट, बड़ी ज्यादा टेंशन है। और ये वाली 22, कॉम्प्रेशन कम है, टेंशन उसकी तुलना में कुछ ज्यादा ही है। तो और ये वैल्यू ZC कितना निकाला था, 2.643। और ये वैल्यू कितनी बची थी, टोटल हाइट में से ZC माइनस कर दो। निकाला या नहीं निकाला था कल? हाँ, 3.357, मतलब 5 मीटर हाइट की थी क्या बॉल? 3 तो 5, हाँ 6 मीटर हाइट की होगी। ठीक है, इतनी आ गई। तो अगर हम टोटल टेंशन निकालें, टोटल टेंशन इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी? या टोटल टेंसाइल थ्रस्ट निकालें, टोटल कॉम्प्रेसिव थ्रस्ट निकालें, टोटल टेंशन कितनी हो जाएगी? दैट इज हाफ बेस 17.94 और हाइट है 2.643। तो टोटल टेंशन आ जाएगी Y1 इज F1 इज इक्वल टू किसके बराबर? 23.694 किलो न्यूटन पर मीटर। ये बेस से एक्ट करेगी, एक्ट एट y1 बार फ्रॉम बेस। और अगर मैं y1 बार निकालूं तो y1 बार कितना होगा बेटा? दैट इज 3.357 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ 2.643। तो y1 बार कितना आ जाएगा? हाँ, 5.116 मीटर। सो टोटल कंप्रेशन या टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेशन ऑन द वॉल इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू हाफ बेस। बेस है आपका 22.78 और हाइट है आपकी बेटा 3.357। तो यहां पे टोटल कंप्रेशन आ जाएगा F2 कितना? हाँ, 38.236 किलो न्यूटन पर मीटर। ये बेस से किस हाइट पे लगेगी? इट विल एक्ट एट y2 बार फ्रॉम बेस। It will act at y2 bar from base, where y2 bar will be equal to किसके बराबर? 3.357 divided by 3। कितना आएगा ये? 1.118 के बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है बस मीटर। तो ये आ गया। So net active thrust on the wall is equal to FA is equal to किसके बराबर? 23.64 माइनस 38.236 माइनस 23.694। तो जिनको ट्रेपेजियम का एरिया याद नहीं था ना, तो बड़ी खुशी होती होगी, चलो भाई ट्राइंगल से ही मजा हो गया इस सवाल।
तो एफ ए की वैल्यू कितनी होगी, और ये समय भी आपका बचा देगा, वरना उसमें समय बहुत लग रहा था कल हम कर रहे थे। तो एफ ए कितना आ जाएगा, 14.543 मीटर। एफ ए आ गया क्या, इट विल एक्ट, इतना ही आ रहा है ना। अरे यार मेरी गलतियां बहुत पकड़ते हो छोटी छोटी, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, किलो न्यूटन पर मीटर। तो एफ ए की वैल्यू आ गई, एंड ये अच्छी भी बात है ना, मुझे खुशी होती है। अच्छी इसलिए बात है कि क्लास में आप जिंदा हैं। तो इट विल एक्ट एट वाई बार फ्रॉम वाई ए बार फ्रॉम बेस, वेयर वाई ए बार, वेयर वाई ए बार इज इक्वल टू एफ टू इंटू वाई टू बार माइनस माइनस एफ वन इंटू वाई वन बार डिवाइडेड बाई एफ ए। तो वाई ए बार एफ टू की वैल्यू कितनी है, 38.236 मल्टीप्लाइड बाई 1.118 माइनस 23.69 मल्टीप्लाइड बाई वाई वन 5.116 डिवाइडेड बाई नेट फोर्स 14.549। वाई ए बार कितना आ रहा है, माइनस माइनस 5.39, जैसा हमने कल निकाला था, है ना। अब इसमें क्या कर देंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। कल हम यही तो कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, माइनस कल भी तो आ रहा था, तरीका तो वो भी सेम सही था, तरीका ये भी सही था, लेकिन इसमें समय क्या लगेगा, ये तरीका मैंने आज आपको क्यों बताया, क्योंकि इसमें समय थोड़ा सा कम लगेगा। आंसर इसमें +6 ऐड करो कितना आएगा, वही आ रहा था कल 0.63, कल भी तो यही आ रहा था ना। तो अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो इसमें +6 क्या कर देंगे, डैम की रिटेनिंग वॉल की हाइट को +6 कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्या, अरे बोलो ना। अगर ये मैंने इससे पहले वो सवाल इसीलिए कराया है, इससे पहले ये वाला सवाल अगर मैं डायरेक्टली ये सवाल करा देता ना तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होती, लेकिन मैंने पहले वो वाला सवाल कराया फिर ये सवाल कराया, ठीक है। तो माइनस वैल्यू आ गई वाई ए बार की, वाई ए बार की वैल्यू माइनस आ गई तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, डैम रिटेनिंग वॉल की हाइट ऐड कर देंगे। हाँ, क्या लग रहा है, हाँ, नेट रिजल्टेंट फोर्स टेंसाइल होगा। फिर निगेटिव आने का मतलब क्या है, what does the value of the location of point of location is negative, what does it means, हाँ, इसका मतलब तो बताओ मुझे, इसमें +6 ऐड करूं नहीं करूं, क्या +6 ऐड करना है इसमें सही होगा या गलत होगा, इसमें हाँ, ये दूरी टॉप से है, मैं यहां से फ्रॉम बेस लिखता जा रहा हूं और कह रहे हो टॉप से, क्या मतलब है इसका, ये बेस से निकाल रहे हैं ना, तो बेस मेरा ओरिजिन है, बेस मेरा रेफरेंस है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब बेस से इतना ऊपर, और अगर वैल्यू निगेटिव आई इतना मतलब बेस से इतना नीचे। इसका मतलब ये जो नेट एक्टिव थ्रस्ट लग रहा है, इसका जो पॉइंट ऑफ लोकेशन है वो नीचे लग रहा है, मतलब ये रिटेनिंग वॉल काफी सेफ है। समझ आ रही बात। सो एज द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ लोकेशन इज निगेटिव, यहां क्या लिखेंगे, एज द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ लोकेशन। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सवाल है, कहना नहीं चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, जब 2018 या 19 में जब वो बड़ा सा सवाल आया था पंपिंग आउट टेस्ट में, रिड्यूस लेवल दे रखा था, उसमें भी आंसर बड़े अजीबो गरीब आ रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां जो डेटा दे रखा था ना वो अजीबो गरीब दे रखा था, इस वजह से रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जनरली लाई करती है 150 से 300, जब आप सॉल्व करते होंगे तो उस रेंज के बीच लाई नहीं करती होगी। एक बार में 300 से बहुत आ गई, एक बार 150 से बहुत कम, ऐसा क्यों था, क्योंकि सवाल नहीं, है ना, एक सेकंड रुकिए। क्योंकि
क्लियर है? हाँ, शो नहीं करेंगे यहां, तभी तो लिख रहा हूं लाइन, एज द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ लोकेशन, as the value of point of location is negative, it means the net thrust lies below the base of retaining wall. देखो एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको यह भी बात बता देता हूं, हम लोगों को जब कुछ भी आइडिया नहीं होता कि टेंशन क्रैक डेवलप होगा या नहीं होगा, ये या फिर वो कहता है चेक वेदर द टेंशन क्रैक विल डेवलप और नॉट, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मानकर अपना आंसर निकालते हैं कि टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हो रहा है, और फिर हम इस z की वैल्यू निकालते हैं, पॉइंट ऑफ लोकेशन। अगर ये z की वैल्यू हमें निगेटिव मिलती है तो हम ये बोलते हैं कि एज द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ लोकेशन इज निगेटिव, है ना, तो वो की रिटेनिंग वॉल के नीचे लाई कर रहा है, तो इस वजह से हम लोग फिर अपने सॉइल के पीछे टेंशन क्रैक को मान लेते हैं कि टेंशन क्रैक डेवलप हो रहा है। जब टेंशन क्रैक डेवलप हो जाएगा, वो एक ट्रेपेजियम आपको ट्राइंगल मिलेगा, तो सीजी ऊपर लाई करेगा। तो जब भी ऐसा केस डेवलप होता है, सिविल सर्विस में ऐसा सवाल आया है, जब भी ऐसा केस डेवलप होता है कि पॉइंट ऑफ लोकेशन बेस के नीचे लाई कर रहा है, तो हम ये मानते हैं एज द पॉइंट ऑफ लोकेशन लाइज बिलो 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 द बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल, हेंस वी अज्यूम दैट द टेंशन क्रैक विल डेवलप, और फिर हम अर्थ प्रेशर टेंशन क्रैक डेवलप होकर मानते हैं। लेकिन यहां बाबा ने क्या बोल रखा है कि बिफोर द अकरेंस ऑफ टेंशन क्रैक निकालना है, तो भाई जब बोला है तो फिर अपनी अकल थोड़ी लगाएंगे, है ना, तब तो आंसर यही हो जाए, ठीक है। सो आप उसको यहां शो मत करिएगा, बस आंसर नीचे लिख लिया, नेट थ्रस्ट इतना एंड द लोकेशन इज बिलो द बेस ऑफ द रिटेनिंग। ये सवाल में थोड़ी सी एब्सर्डनेस है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर कभी ऐसा हमें पाया जाता है तो हम उस सवाल को टेंशन क्रैक डेवलप हो रहा है करके मानते हैं, तब हमें जेड भी मिलता है और तब हमें एफ ए तो मिलता ही है। क्लियर है? एक्चुअली में इसमें टेंशन क्रैक डेवलप होता ही होगा, तभी जेड की वैल्यू आपको बेस के नीचे मिल रही है। नोट कर लीजिए सेकंड वाला पार्ट। और अगर मैं डायरेक्ट ये सवाल कराया जाता तो आप पागल हो जाते, इसलिए मैंने पहले वो वाला सवाल कराया आपको जिसमें डेटा सही था। क्या हुआ भाई? हेलो, हाँ नमस्ते, हो गया? कि आपके फ्रेंड कहाँ गई? अरे मैंने कहा था ना कि दवाई और खाना वाना ढंग से खाइए, बहुत बीमारियां फैलती हैं। तो क्या हो गया उन्हें? फीवर हो गया? बहुत चल रहा है फीवर, तो ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, ठीक है, अच्छे खाने के कई सारे फायदे हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं ना, मैं इलाहाबाद आया या जब मैं दिल्ली रहता था तो मैंने इतना सारा नॉनवेज खाया कि जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं खाया होगा, बहुत खाया। सुबह भी नॉनवेज, दोपहर भी नॉनवेज, रात में भी नॉनवेज, ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट, बहुत खाया। और मैं पहले फ्रीलांसर था तो मैं एक सिटी से दूसरी जगह ट्रेवल करता था। तो जब आप एक सिटी से दूसरी जगह ट्रेवल करते हो ना, तो एक एक्साइटमेंट होता है, आज लखनऊ आए हैं, आज हम लखनऊ में, तो लखनऊ में आज जो है टुंडे पे जाएंगे, आज दस्तरखान पे जाएंगे, ऐसा प्लान बनता था डेली क्लास के बाद, क्योंकि क्लास के बाद क्लास होती है बहुत लंबी, तो भूख भी लगती है, पेट पे जाता है ना, तो भूख भी लगती है बहुत तगड़ी। तो हम लोग, मैंने सिर्फ नॉनवेज खाया, फिर हम इलाहाबाद पहुंचे। अब इलाहाबाद में तो नॉनवेज के चांसेस थोड़े कम थे, हम जिधर रहते थे वहां पर नॉनवेज के चांसेस कम थे, लेकिन यहाँ पर क्या खाया, यहाँ पर समोसे खाए, यहाँ पर कचौड़ी खाई, वो आलू की होती ना खट्टी मीठी, वो खाई, लौंग लाता खाया, गुजियां खाई। मतलब वो तो उस नॉन वेज से भी खतरनाक, उस नॉन वेज में प्रोटीन तो मिल रही है थोड़ी बहुत, इसमें तो वो भी नहीं मिल रहा है, इसमें तो मैदा ही मैदा मिल रही है। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने जब स्टडी करी तो मैंने कहा ये तो मैं पता कचड़ा खा रहा था, कचड़ा। और एक बात याद रखिए, अच्छे खाने के बहुत सारे फायदे हैं। योर स्किन विल लुक लाइक वॉट यू ईट एंड इट डजंट लुक लाइक वॉट यू अप्लाई ऑन योर स्किन। आप अपनी स्किन पर क्या लगा रहे हैं उससे आप कभी खूबसूरत नहीं हो सकते। आप अपने खा क्या रहे हैं, इनटेक क्या कर रहे हैं, आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी।
कोई बंदा देखो जरा, आप देखो कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रहता हो, उसकी जॉब लग जाए, फिर वो अच्छा अच्छा खाता है ना, खाना अच्छा खाता है। पहले वही यहीं से सस्ता आटा ले लिया, सड़ी हुई सब्जी ले ली और वो बन रही है। लेकिन जब उसकी जॉब लग जाती है, देश से बाहर चला जाता है, तो आप देखेंगे वो ड्रास्टिक चेंज आ जाता है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि भैया वो किसी मेकअप प्रोडक्ट लगा रहा है या वो कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो अच्छा खाना शुरू कर देता है। योर स्किन विल लुक लाइक वॉट यू ईट। जो आप खाते हैं, आपकी जो स्किन है वो वैसे ही दिखती है। तो एक तो स्किन के फायदे हैं। दूसरे फायदे क्या है? आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगी। जो आपकी नसों में फैट जमा है वो सारा बह जाएगा, है ना। जो आपके फैट अंदर जमा है वो भी बह जाएगा। तो आप हेल्थ वाइज भी अच्छे होंगे, देखने वाइज भी अच्छे होंगे। हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छे होंगे। फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छे होंगे तो दिमाग तेजी से काम करेगा। और लुक वाइज अच्छे होंगे तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। तो दोनों तरीके से आपको क्या है, फायदा होगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है ना कि मेरे वो चलो छोड़ो। तो इसलिए जो है अच्छा खाइए, उससे बीमारी भी बहुत कम फैलेगी, है ना। उल्टा सीधा खाते हैं। वो एक मेरे बगल में एक थोड़ा स्टूडेंट रहता है, वो रूम बंद करता है, वहीं पका रहा है, वही उसी को इनहेल कर रहा है, उसी को एक्सहेल कर रहा है। यार कैसे रह रहे हो तुम? ऑक्सीजन, देखो एक चीज समझिए, जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, तब तक आपकी जिंदगी पहुंचेगी नहीं दिमाग तक ऑक्सीजन। तो दिमाग काम कैसे करेगा? कमरा बंद कर लिया, तुम वहीं पर बना रहे हो बैगन आलू, वहीं पर सब कुछ बना रहे हो, उसी को इनहेल कर रहे हो। अगर कोई उसका कमरा खोल ले और उसको सूंघ ले तो भैया मैं तो मर जाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा हाइजेनिक बना के रखिए। उम्मीद है आप ऐसे नहीं रहते होंगे, है ना। तो और रहते भी हैं तो आज से चेंज कर देंगे। तो अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर लास्ट टाइम पर अगर आप बीमार पड़ गए ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, समझ। तो आप उनका ख्याल रखिएगा और उनको बोलिए जल्दी से अच्छे अच्छे डॉक्टर। अब क्या करते, तबीयत खराब भी होती है ना, यहीं पर चले जाते हैं। वो बैठा ना, जो है क्या नाम है, झोला छाप बैठा है डॉक्टर, उसके पास चले जाते हैं, भैया दवाई दे दो। और उसकी दवाई खाई और खराब हो गया। तो क्योंकि पैसा कम खर्च होगा ना, इसलिए। तो जब भी दवाई दवाई इस समय खराब, तबीयत खराब हो, तो अच्छे डॉक्टर से जाकर दवाई ले आइए। जो 10 दिन यहाँ खाओगे वो आपके 1-2 दिन में सही हो जाएगा। ठीक है। तो उनको बोलिए अच्छी दवाई खाएं और वापस जो है स्टेडियम पर वापस आए। ऋषभ पंत जैसे इतना सारा, ऋषभ पंत का मुझे बड़ा दुख हुआ। चलो जरा बात की बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक सवाल हम कहा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था जो मैंने होमवर्क में दिए। अरे आंसर तो ग्रुप में मैच नहीं कर रहे हो आप लोग। मिला लिए सबने? सब आपने आंसर क्या करिएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है। ये वाला जो जो होमवर्क में दिए थे वो कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। 18 से शुरू करें? तो 18 वाला हम कर रहे थे उसी में, है ना। तो पहले इसमें थोड़ा सही कर लीजिए। क्या सही करेंगे? इसको मैंने क्रॉस चेक किया, इसको सही करिए। Determine the intensity of fictitious uniform charge which if placed over the backfill can prevent the formation of tension zone। या क्रैक की जगह टेंशन जोन कर लीजिए, क्रैक को काट के जोन कर लीजिए। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन जोन। इस वाले सवाल में प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ टेंशन जोन। बाकी सारे पार्ट कर लिए थे ऑनलाइन वालों ने भी। हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 के बाकी पार्ट तो कर लिए थे ना, आंसर आ गया था ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ पार्ट कह रहा कि बताओ कितना सरचार्ज लोड लगाऊं सो दैट टेंशन जोन ही ना बने। जब टेंशन जोन नहीं बनेगा तो इसका मतलब Z इज इक्वल टू 0 पर एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी जो टेंशन के कारण Z इज इक्वल टू 0 पर -2C√K वैल्यू मिल रही थी, उसको बेटा सरचार्ज के कारण डेवलप होने वाले एक्टिव अर्थ प्रेशर, सरचार्ज के कारण डेवलप होने वाला एक्टिव अर्थ प्रेशर नलीफाई कर देगा क्या? यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ फॉर नो टेंशन जोन, या तो आप जो जनरल इक्वेशन लिखो उसके बाद एट Z इज इक्वल टू 0 एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 कर दो। समझ आ रही बात? या तो वो कर दो, या फिर दूसरा काम क्या होगा, एट Z इज इक्वल टू 0 जो टेंशन डेवलप हो रही थी उसको कौन नलीफाई करेगा? सरचार्ज के कारण डेवलप होने वाला एक्टिव प्रेशर। और सरचार्ज के कारण एक्टिव अर्थ प्रेशर हर एक डेप्थ पर कितना डेवलप होता है? K इंटू Q। क्लियर हो रही बात? सो फॉर
for no tension zone, for no tension zone, for no tension zone at z is equal to 0, at z is equal to 0 बेटा क्या होगा, z is equal to 0 ka into q will be, आप करोगे ना तो ये इक्वेशन मिलेगी अगर आप z is equal to 0 से करोगे, is equal to 2c अंडर रूट ऑफ k, क्या, या फिर नेट फोर्स k इंटू क्यू माइनस 2c अंडर रूट k इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आओगे तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2c अपॉन अंडर रूट k, c की वैल्यू कितनी है, हेलो, थी 15, तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई k कितना था 0.65, हाँ जो भी था आपने निकाला, कितनी आ रही क्यू, हाँ क्या आएगा, k और आएगा, भावुक हो गए आप, हाँ कितना होगा 37.04 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है ये तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, नलीफाई हो गई, ठीक है, तो आपका क्या मिल गया, एक इस तरीके से ट्राइंगल मिलेगा, ऐसे ट्राइंगल मिलेगा ना, पहले यानी जो पहले वैल्यू मिल रही थी वो पहले कितनी मिल रही थी, पहले वैल्यू अगर मैं इंक्रीज इन, अगर मैं क्या निकालूं, इंक्रीज इन एक्टिव प्रेशर, इंक्रीज इन एक्टिव प्रेशर, हर जगह यही एक्टिव प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्या, यस और नो, तो अगर 0 पर इंक्रीज हुआ है तो उसने वैल्यू क्या कर दी है, 0 कर दी है, यहां पर इंक्रीज हुआ है तो z इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या कर दी है, 0, तो बॉटम पर भी तो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन एक्टिव प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल टू कितना इंक्रीज होगा बेटा, दैट इज के ए इंटू क्यू, सो न्यू एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यू एक्टिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर, के ए इंटू क्यू, और प्लस पहले कितनी आ रही थी वैल्यू 34.74, ठीक है, तो के की वैल्यू है आपकी बेटा 0.656 मल्टीप्लाइड बाई 37.04 और प्लस 34.74 कितना आएगा 59.038 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ यहां वैल्यू 0, यहां वैल्यू 59.038, ये वैल्यू आ गई ना, तो अब इसका तो एरिया निकाल लोगे, सो न्यू एक्टिव थ्रस्ट, ये फिफ्थ पार्ट में निकालना है ना, तो ये फिफ्थ पार्ट है, इसको फिफ्थ कर लेना, सो न्यू एक्टिव थ्रस्ट
न्यू एक्टिव थ्रस्ट विल बी इक्वल टू हाफ बेस। हाइट रिटेनिंग वॉल की कितनी थी? 6, 5 थी, 5, और बेस कितना है? 59.038। 59.038 कितना आएगा एक्टिव थ्रस्ट? 147.6 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एट y बार इज इक्वल टू 5/3, y a बार इज इक्वल टू 5/3, कितना? 1.67 मीटर फ्रॉम बेस। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, वो सॉरी लिख लीजिए। हाँ, पीछे करूं? नोट कर लिया? बाकी सवाल आपने ट्राई किए? एक ही पैटर्न के सवाल होते हैं, कुछ ही सवाल में थोड़ा बहुत इधर उधर जाती हैं चीजें, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की जो सबसे ज्यादा बड़ी खासियत है वो ये है कि आप किस तरीके से इन सवालों को करते समय समय बचाएं, क्योंकि समय बचाना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन दीज क्वेश्चंस, क्योंकि सवाल करने में समय लगेगा। और अगर आप सोचोगे पहले सवाल से ही आपका समय बन जाएगा, समय बच जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, सो मैं फिर से आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि इन सवालों को करना मुश्किल नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर भी इन सवालों को करके आएगा, लेकिन मुश्किल काम है कि समय को बचाना, कम से कम समय में आप कैसे कर सकते हैं इन सवालों को। तो अगर आप ये सोचें कि पहले क्वेश्चन से ही आप समय बचाना शुरू कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, यू नीड टू डू द हार्ड वर्क, है ना। लोग कहते हैं ना कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? हार्ड वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट आप स्मार्ट वर्क कर सकें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आप स्मार्ट बन ही नहीं सकते। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा कुछ कि कहां पर आपको समय बचाना है और कहां पर आपको समय देना है। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप स्मार्ट बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। कह रहे रिटेनिंग वॉल 6 मीटर हाई विद ए स्मूथ वर्टिकल बैक इज पुश्ड अगेंस्ट द सॉइल मास। जो सॉइल मास रखा है उसके अगेंस्ट हम वॉल को क्या कर रहे हैं? हम लोग पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉइल मास की टेंडेंसी इधर आने की, तो हम लोग वॉल को क्या कर रहे हैं? सॉइल मास के अगेंस्ट पुश कर रहे हैं। मतलब कौन सा प्रेशर डेवलप होगा, एक्टिव या पैसिव? सी डैश दे रखा है, और क्या दे रखा है? डेटा दे रखा है ना, कुछ देखो इसमें मिसिंग है। फाइव डैश कितना दे रखा है? फाइव डैश दे रखा है आपको 15 डिग्री। और क्या दे रखा है बेटा? गामा दे रखा है कितना? 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और कुछ दे रखा है? हाँ, कह रहा व्हाट इज द टोटल रैंकाइन प्रेशर इफ द हॉरिजॉन्टल सॉइल सरफेस कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ दिस ना, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट। मतलब आपको देखो पैसिव थ्रस्ट निकालना है एज द वॉल इज मूव्ड अगेंस्ट द सॉइल मास। सॉइल मास के खिलाफ हम मृदा को क्या कर रहे हैं? सॉरी, वॉल को मूव कर रहे हैं, यानी कौन सा प्रेशर डेवलप होगा? पैसिव अर्थ प्रेशर डेवलप होगा, और सरचार्ज लोड भी लग रहा है। तो कराऊं या कर लेंगे? हो जाएगा ना। सिंपल ट्रेपेजियम तो वैसे भी बनता है, यहां पर C5 सॉइल में वैसे भी ट्रेपेजियम बनता है। आप क्यू और बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसिव प्रेशर बढ़ जाएगा, केपी इंटू क्यू से, तो ट्रेपेजियम का ऊपर वाला इंटरसेप्ट और बढ़ जाएगा।
समझ पा रहे हैं क्या? तो ट्रेपेजियम का एरिया और सीजी तो निकाल सकते हैं, हो जाएगा ना सबसे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, तो इसलिए जो है दोनों बच्चे बताएंगे, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अगर नहीं होगा तो बताइए, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए जरा, और 19 को करने की कोशिश करते हैं। सॉरी 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर ए रिटेनिंग स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर डिटरमाइन द टोटल एक्टिव थ्रस्ट ऑन द वॉल एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थ्रस्ट अबव द बेस ऑफ द वॉल गिवन एच इज इक्वल टू 5 मीटर। डायग्राम दे रखा है यहां पर, आपने सरचार्ज लोड और डेटा और भी दे रखा है आपको। क्या क्या दे रखा है यहां लिख देते हैं डेटा। हाँ शीट में देखो, बताओ मुझे, देना शीट देना, बेटा शीट दीजिए। इस शीट में और भी डेटा दे रखा है आपको बेटा। यहां पर फाई की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, सी डैश या सी की वैल्यू दे रखी है आपको 0, मतलब कोहेजनलेस सॉइल है। आपको बीटा दे रखा है, बीटा क्या है? अच्छा, बीटा का मतलब वॉल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल, मतलब वर्टिकल वॉल है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद आपको एच डब्ल्यू दे रखा, हाइट ऑफ वाटर टेबल दे रखी है बेस से 2 मीटर, चलो छोड़ो। फिर आपको गामा सैचुरेटेड दे रखा है, दैट इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको बल्क यूनिट वेट दे रखा है गामा टी इज इक्वल टू 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस सवाल को करेंगे प्यार से, ठीक है। और आपको सरचार्ज लोड इंटेंसिटी दे रखी है 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल को मैं जो है दोनों तरीके से कर सकता हूं, या तो एलिमेंट लेकर या फिर डायरेक्टली। कैसे करें? एलिमेंट लेने में हमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है क्या? तो हम लोग इस वाले सवाल को करेंगे कैसे, डायरेक्ट करेंगे। जो जो जैसे हम इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस निकाल रहे थे ना, जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहां पर निकाल लेंगे। क्लियर हो रही है बात? वहां निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट देखें तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0 0 लेयर है, एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 3 3 लेयर है, और एक क्रिटिकल पॉइंट आपका बेस मतलब 5 5 लेयर है। ठीक हो गई बात? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग बेटा अब इस सवाल को थोड़ा सा डायरेक्टली करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हम चाहते हैं कि हमारा समय बचे। तो क्या निकालना, एक्टिव निकालना है क्या? सो एक्टिव अर्थ प्रेशर, सब पहले डेटा लिख लीजिए। फाई की वैल्यू कितनी है बेटा, और सी की वैल्यू ऊपर से नीचे तक आपकी क्या है 0। गामा सेट कितना दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और आपको बेटा गामा टी दे रखा 17। बस ये इतना डेटा सफिशिएंट है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, के ए, तो के ए की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब निकाल लेते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर एट 0 0 लेयर। तो बताओ क्या 0 0 लेयर पर मृदा कोहेजनलेस है? तो आखिरी वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या लिखेंगे, के ए, तो ऊपर से नीचे तक फाई सेम है या अलग अलग है? ऊपर से नीचे तक फाई सेम है, तो यानी ऊपर से नीचे तक फाई तो सेम होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस 0 0 लेयर पर है ना, तो यहां पर यही तो लिखूंगा, के ए मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव स्ट्रेस एट 0 0 लेयर। और इफेक्टिव स्ट्रेस 0 0 लेयर किसके कारण होगा, केवल और केवल सरचार्ज लोड। के की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई सरचार्ज लोड है बेटा आपका 250। तो क्यू की वैल्यू आपको 250 दे रखी है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 33.33। अरे क्या कर रहे हो बेटा, कौन सी दुनिया में हो। 83.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे बेटा एक्टिव अर्थ प्रेशर एट 3 3 लेयर। ठीक है, अब देखो 3 3 लेयर में देखें कि जस्ट अबव और जस्ट बिलो कुछ चेंज तो नहीं होगा। ऊपर भी मृदा C0 है, नीचे भी मृदा C0 है। ऊपर भी के सेम है, नीचे भी क्या है, के सेम है। समझ आ रही बात? अब जस्ट ऊपर जाओगे तो पोर वाटर प्रेशर 0, और इस वाटर टेबल से जस्ट नीचे आओगे तब भी तो पोर वाटर प्रेशर आपको 0 ही मिलेगा, डेप्थ बहुत कम है ना। जस्ट नीचे आओ, एकदम से कोई चीज थोड़ी ना चेंज हो रही है। जस्ट नीचे आओगे तो डेप्थ क्या होगी, बहुत ही कम, माइन्यूर, बहुत नन्ही सी, एक बिल्कुल चीटी बराबर। चीटी बराबर को गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो मिलेगा। समझ आ रही बात? तो यानी ये सी भी सेम है, तो यानी जस्ट अब जस्ट नीचे निकालने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप निकाल लीजिए जल्दी से। तो आप ये निकालेंगे तो के ए तो सेम है, और इफेक्टिव स्ट्रेस एट 3 3 लेयर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस 3 3 लेयर क्या होगा, सिंपली वाटर टेबल के ऊपर का टोटल स्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा, गामा, मृदा ऊपर कैसी है बेटा, पार्शियली सैचुरेटेड है, तो 1/3
गामा टी दैट इज 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 250 क्या कितना आएगा 100.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। फिर हम 5 लेयर पे निकालेंगे बेस पर, यहां पर भी C0 है तो लास्ट वाली टर्म आएगी नहीं, तो ये हो जाएगा KA इंटू इफेक्टिव स्ट्रेस एट 5 लेयर। और भी कुछ आएगा क्या? और क्या आएगा बेटा? और आएगा प्लस लेटरल पोर वाटर प्रेशर एट 5 लेयर। यस और नो? तो अब के की वैल्यू है बेटा 1/3। इफेक्टिव स्ट्रेस 5 लेयर पे क्या होगा? वाटर टेबल के ऊपर का टोटल स्ट्रेस दैट इज 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 250 और साथ में प्लस क्या गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज कितना होगा बेटा 18 माइनस 9.81 कितनी डेप्थ 2 क्या और प्लस 5 लेयर पर पोर वाटर प्रेशर क्या होगा लेटरल क्या इंटेंसिटी लिख तो लिए वाटर टेबल के ऊपर का टोटल स्ट्रेस प्लस गामा सबमर्ज इनटू दिस। नहीं आई बात समझ में? लेटरल पोर वाटर प्रेशर 5 लेयर पे क्या होगा 5 इंटू गामा डब्ल्यू 3 इंटू गामा डब्ल्यू 2 इंटू गामा डब्ल्यू। वाटर टेबल से 5 लेयर 2 है तो 2 इंटू गामा डब्ल्यू, यानी गामा डब्ल्यू का मतलब है 9.81। सॉल्व करिए बताइए कितना आ रहा है 125.48 413 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, समय थोड़ी लगे, मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लगा होगा। अब जल्दी से क्या बना लेते हैं डायग्राम बना लो, वहीं रिटेनिंग वॉल के बगल में ही बनाइएगा डायग्राम। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन ली, रेफरेंस लाइन लेने के बाद वैल्यू कैसी है बेटा शुरू में पॉजिटिव है क्या 0 लेयर पर 83 पॉजिटिव है, ट्रेपेजियम बन रहा है। लेकिन एक चीज जरूर देखिएगा, हमारी रेट ऑफ वेरिएशन जरूर देखिएगा, एक बार जल्दी से देख लीजिएगा कि अगर मैं देखूं 0 से 3 में तो देखो 100 माइनस 83.33 डिवाइडेड बाई 3 करके कितना आ रहा है। एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 से 3 में किस रेट से चेंज कर रहा है 100.33, ये हो गया 17 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 6 पॉइंट कुछ 6.33 5.33 और उसके बाद 3 से 5 में देखो 125 माइनस 100.33 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 12.5 के आसपास। फंस गई ना कहानी। यहां 0 से 3 में रेट ऑफ वेरिएशन कैसा है कम है ज्यादा है कम, और 3 से 5 में रेट ऑफ वेरिएशन क्या है हाँ ज्यादा। जितना ज्यादा रेट ऑफ वेरिएशन झुकाव उतना ज्यादा या कम, तिरछापन उतना ज्यादा या कम। जितना रेट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा लाइन उतनी झुक जाएगी क्या किसकी तुलना में पिछले की तुलना में। तो इसका मतलब ये हुआ, और देखो आप वैसे नहीं कर सकते ना, तो यही तरीका है यूनिट डिस्टेंस में देख लो। तो यहां से यहां तक वैल्यू क्या करेगी ऐसे जाएगी क्या। अगर आप रेट ऑफ वेरिएशन का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप क्या कर देते। देखो यहां तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा ज्यादा फर्क, क्योंकि यहां पर दोनों ट्रेपेजियम है, समझ रहे हैं दोनों ट्रेपेजियम है, तब आपको फर्क क्या फर्क पड़ेगा बताओ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे ही बना देता सीधे तो कुछ फर्क पड़ता, एरिया ही तो निकालना है, एरिया इस वाले ट्रेपेजियम का प्लस एरिया इस वाले ट्रेपेजियम का, कोई दिक्कत होती क्या। लेकिन अगर इस लेयर में वैल्यू चेंज हो जाती तब आपका जो है वैल्यू, तब तो फिर लाइन फिर भी चेंज हो जाती। क्या बोल रहे हैं। अगर जैसे हम इसको रेट, इस सवाल में हम ये देखना चाहते हैं कि रेट ऑफ वेरिएशन अगर हम लाइन का स्लोप चेंज नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उस पर फर्क पड़ेगा, डेटा तो वही रहेगा ना। लेकिन फिर भी दिखाने के लिए आप दिखा दीजिएगा। रेट ऑफ वेरिएशन पता करने में टाइम तो लगेगा ही नहीं, कैलकुलेटर में डालना है 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट कह रहा हूं मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे। तो ये हमारा डायग्राम आ जाएगा। तो ये वॉल पे लगने वाला हमारा, समझ आई बात नहीं आई, अरे बोलो ना।
अक्सर मैंने ये देखा है जब भी सवाल करते हैं कि ऐसे अगर रेट ऑफ वेरिएशन ना भी देखो ना तब भी आपका आंसर सही आ जाता है। तो टॉप पर वैल्यू है बेटा आपकी, निकालो आंसर, निकालो जल्दी जल्दी। 83.33, 100.33 और यहां वैल्यू है 125.413। तो मान लो इसके कारण लगने वाला जो थ्रस्ट है वो FA1 है और इसके कारण जो लगने वाला थ्रस्ट है वो मान लो आपका FA2 है। मान लो ये जो लोकेशन है वो आपकी बेटा YA2 बार है और ये वाली जो लोकेशन है वो आपकी YA1 बार है। ठीक है, तो निकाल लीजिए सबसे पहले। FA1 निकालेंगे तो FA1 क्या हो जाएगा? FA1 इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 83.33 प्लस 100.33 और हाइट कितनी है बेटा? 3 या 2? 3 है ना, तो FA1 निकालिए। एंड दिस FA1 विल एक्ट एट YA1 बार और YA1 बार होगा बेटा किसके बराबर? दैट इज यहां से यहां तक 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 प्लस जिस साइड से निकाल रहे हो उस साइड को छोड़ देंगे, दूसरी वाली साइड का दुगना मतलब 2 इंटू 83.33, जिसको छोड़ा है उसको पकड़ लिया, डिवाइडेड बाई 2 को खा गए गोलगप्पे के साथ। 8.33 100.33 और मल्टीप्लाइड बाई h/3। हाइट कितनी है इस ट्रेपेजियम की? इस ट्रेपेजियम की हाइट है आपकी 3 डिवाइडेड बाई 3, तो YA बार कितना आ जाएगा? YA1 बार कितना आ जाएगा? पहले ये वैल्यू बताओ। FA1 5 किलो न्यूटन पर मीटर एंड इट विल एक्ट YA1 बार इज इक्वल टू 3.45 मीटर। सिमिलरली FA2 इज इक्वल टू किसके बराबर? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 100.33 प्लस 125.413 और हाइट है आपकी बेटा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज इक्वल टू कितना आएगा? 225.74 किलो न्यूटन पर मीटर। तो Y2 बार आपका आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू जिस साइड से निकाल रहे उस साइड को छोड़ देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 100.33 प्लस 125.413 डिवाइडेड बाई 100.33 प्लस 125.413 इज इक्वल टू कितना आएगा? कोशिश करिए सामने ही दिखाइए, है ना, क्योंकि स्पेस अपने पास क्या होगा? कम होगा। कितनी आएगी वैल्यू? हाँ, H/3 भी तो रह गया, मल्टीप्लाइड बाई H2/3 0.96 मीटर। सो नेट एक्टिव थ्रस्ट, नेट एक्टिव थ्रस्ट हो जाएगा आपका FA, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज FA1 प्लस FA2 इज इक्वल टू 275.5 प्लस 225.74 कितना आएगा? हाँ, कितना? 501.24 किलो न्यूटन पर मीटर। इट विल एक्ट एट YA बार फ्रॉम बेस, सब जगह फ्रॉम बेस जरूर लिख देना, फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस। ठीक है, वेयर बाई ए बार इज इक्वल टू FA1 इंटू YA1 बार प्लस FA2 इंटू YA2 बार डिवाइडेड बाई FA। चाहो तो आप ये ना लिख के डायरेक्टली भी लिख सकते हो आंसर अगर स्पेस कम हो तो 275.5 मल्टीप्लाइड बाई YA1 बार 3.45 प्लस YA2 बार 225.75 मल्टीप्लाइड बाई YA2 बार 0.96 डिवाइडेड बाई 500.24
501.24, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.328 मीटर। तो चाहो नीचे जगह हो, hence the net active thrust is this and it will act at this one from base। जब ये सब कैलकुलेशन कर दो ना, तो एक नीचे बक्से में लिख देना, hence a active thrust of इतना किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब will act at a distance of this from the base। उसको बक्से में बंद कर देना, वो अलग पेन से लिखना, ब्लैक से लिख देना, ताकि एग्जामिनर को चमक जाए कि हाँ भाई यही आंसर है। कोई भी कैलकुलेशन इतनी आपकी डिटेल में देखता नहीं है, साफ साफ लिखोगे और आखिर में आंसर ढंग से लिखोगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आपने बहुत अच्छे सारा आंसर सही करा है, स्टेप भी सही करें और उसमें चील बलोटे बना रखे हैं, है ना, पहले करा फिर काट दिया, फिर करा फिर काट दिया, एग्जामिनेशन पर परेशान हो जाएगा। ऐसा हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ। एग्जामिनर को जब समझ ही नहीं आएगा कि तुमने 0 लिखा है या 9 लिखा है, 3 लिखा है या 8 लिखा है, तो वो कैसे तुम्हें नंबर दे देगा? ये भी तो समझो। खुद समझो कि तुम एग्जामिनर हो, तुम किसी को जांच रहे हो, तुम्हें राइटिंग ही समझ नहीं आ रही है, उसने कहीं लिखा फिर काट दिया, फिर थोड़ा सा लिखा फिर काट दिया, फिर लिखा, फिर यही करते रहो, फिर नंबर कहां से मिलेंगे? समझ आ रही बात? तो ऐसी गलती मत करना। मुझे बहुत सारे बच्चों ने अपनी कॉपियां भेजी, सर मैंने आंसर तो मेरा बिल्कुल सही है, सब कुछ सही निकाला है, लेकिन मुझे इसने सिर्फ 5 नंबर दिए हैं, मुझे सिर्फ 2 नंबर दिए हैं। मैंने कहा भैया तुम देख तो लो, करा कैसे? किसी ने कैसे करा? यहां करा, फिर इसका सॉल्यूशन नीचे आना चाहिए तो वहां कर दिया, फिर उसका आंसर नीचे आना चाहिए तो यहां कर दिया। अरे भाई एग्जामिनर ढूंढेगा थोड़ी, इतना समय नहीं है उसके पास कि वो आपके आंसर को ढूंढे, अच्छा इसने यहां करा है फिर यहां करा, यहां हम जैसे तो ढूंढ लेंगे, समझ जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर एग्जामिनर है बेटा। और एक बार समझ लीजिए, एक बार अगर आपकी कॉपी गलत चेक हो गई और रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं, ये पक्की बात है, ये समझ लीजिए। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद वो मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, चाहे आपने पूरा पेपर सही कराओ। बहुत बड़ा केस करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो बैठना पड़ेगा रोज। अगर पूरा, ऐसा तो होता नहीं है पूरी पूरी चेकिंग गलत हो, एक दो क्वेश्चन में गड़बड़ होती है, और एक दो क्वेश्चन छोड़ो, एक दो नंबर से सिलेक्शन जो है रुक जाता है। नोट कर लिया? पीछे करूं? हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। A retaining wall with a smooth vertical back is 10 meter high and retains a 2-layered sand backfill with following properties। शायद ये ऐसा सवाल मैंने पीछे आपको बता रखा है, कराया था ना, कि 0 से 3 मीटर में इतना है और 3 से 9 मीटर में इतना है, ऐसा कुछ होगा। डेटा शीट में लिखा हुआ है, यहां पर थोड़ा मिसिंग है डेटा, तो आपको C5 सॉइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल है। तो दोनों का फाई सेम है, अलग अलग है? दोनों का फाई, दो अलग अलग टाइप की सॉइल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, एक वहां पर जहां पर मृदा चालू हो रही है, मतलब ग्राउंड सरफेस पर, एक बेस पर, और एक जहां मिल रही है। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उस लेयर पर जस्ट अबव और उस लेयर पर जस्ट नीचे। समझ आ रही बात? सिर्फ चेंज आएगा K1 और K2 का। समझ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हमें भी पिला दो भाई, पानी पानी पिला दो, कोई बोतल रखी होगी देखो हमारी उधर, बैग में एक बोतल रखी होगी और एक गिलास रखा होगा, ले आना जरा। किस वाले में? बीच वाली लेयर में लेंगे। तो ये सवाल, अभी तो मैंने यही तो बताया बेटा, कि जब बीच दो लेयर जहां मिल रही हैं, वहां पर जस्ट अब देखोगे तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, Ka1, और जस्ट नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, K। तो तभी तो हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम उसी लेयर पर चेंज करेगा। अगर एलिमेंट लेके करोगे ये बात खुद ब खुद पता चल जाएगी आपको। और अगर जस्ट अब अगर आप एलिमेंट लेकर नहीं करोगे तो आपको क्रिटिकल डेप्थ पर जस्ट अब और जस्ट नीचे निकालना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप चीटी बराबर ऊपर आए तो कौन सी मृदा में आ गए, ऊपर वाली, और जैसे ही चीटी बराबर नीचे आए तो कौन सी मृदा में आ गए, तो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट बदल गया ना। क्लियर हो रही है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो सब लोग, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 22, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हाँ, रिपीटेड करा दिया है मैंने। एन एक्सकवेशन वॉज मेड इन ए सैचुरेटेड सॉफ्ट क्ले, फाई यू की वैल्यू 0 दे रखी है,
विद इट साइड्स मोर और लेस वर्टिकल, साइड्स कैसे हैं, वर्टिकल हैं। व्हेन द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन रीच 6 मीटर, आप खुदाई कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, जब खुदाई 6 मीटर तक पहुंची, द साइड्स केव्ड इन, ये सवाल मैंने कराया है कल ही। तो यानी एचसी आपको दे रखा है, तो कह रहा है कि आप व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कोहेजन, सी निकालनी है। तो सी यू कैसे निकालेंगे, एस सी इज इक्वल टू 4 सी यू अपॉन गामा अंडर रूट के की वैल्यू 1 होगी, 5 यू 0 है, सॉफ्ट के लिए ये हो जाएगा। कह रहा है रिटेनिंग वॉल 6 मीटर हाई विद स्मूथ वर्टिकल बैक इज पुश्ड अगेंस्ट द सॉइल मास, मतलब अगेन क्या, वैसे सी डैश दे रखा है और 5 भी दे रखी है शायद, यहां कितना 15 डिग्री, रिपीट हो गया, अरे यार। चलो, एक काउंटर फोर्ट वॉल ऑफ 10 मीटर हाइट रिटेन्स ए नॉन कोहेसिव बैकफिल, द वॉइड रेशियो एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ दिस एंड दे आर दिस एंड दिस इन द डेंसर स्टेट, कैलकुलेट। ये भी करा दिया मैंने क्लास में। हुआ ये है ना, ये सवाल कहीं ना कहीं लास्ट ईयर में पूछे गए, किसी में किसी एग्जाम में, किसी में किसी एग्जाम में। तो हुआ ये कि क्वेश्चन इस एग्जाम का इसमें आ जाता है, इसमें इसमें आ जाता है, तो इसी वजह से ये रिपीट हुए हैं शीट में। समझ आई बात क्या? तो एक एग्जाम का सवाल दूसरे एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, या आप लास्ट ईयर का एसएससी भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए 4 मीटर हाई वर्टिकल बाथ सपोर्ट्स ए सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल, 5u लिखा है, एफ यू नहीं, with horizontal surface, the top 2.5 meter of the backfill has a bulk density of इतना and apparent cohesion of इतना, the bulk density and apparent cohesion of the bottom, ये तो मैंने एसएससी का ही सवाल है शायद ये। if the tension crack develop what, ये एसएससी का, ये कराया ऐसा सवाल मैंने, करो जरा इस सवाल को करो। कह रहा है if the tension crack develop what would be the total active pressure on the wall and also draw the pressure distribution diagram, करिए जरा। इस तरीके के सवाल आने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इस सवाल को करिए, सब लोग ट्राई करिए, आंसर निकालिए। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो तरीका क्या है, आप ये मानकर करिए पूरा आप एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाइए, या फिर दूसरा क्या करिए, कह रहा है कि टेंशन क्रैक डेवलप, तो बेटा आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, जेड सी निकाल लीजिए, जेड सी निकाल लेंगे, फिर आप निकालेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर एट जेड सी, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि टेंशन क्रैक डेवलप हो रहा है। और फिर एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल लीजिए कौन सी डेप्थ पर, एच डेप्थ पर, वहां पर वैल्यू क्या मिलेगी, के इंटू गामा इंटू के इंटू गामा इंटू एच माइनस 2 सी अंडर रूट ऑफ के। लेकिन यहां पर जो सॉइल्स हैं वो अलग अलग हैं, है ना, तो उस हिसाब से देखिएगा, तो करिए जरा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और एलिमेंट लेकर भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसा करिए।
बनाइए डायग्राम बनाइए, सब लोग ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करिए। बनाया किसी ने? दिखाओ जरा, कैसा डायग्राम, दूर से ही दिखाओ। सडनली चेंज कर रहा है ना? आपने बनाया? कहाँ बना आपका? तो ऐसा नहीं बना। बन गया? तो जब टेंशन क्रैक निकाल, जब आप अर्थ प्रेशर निकालोगे तो फिर आप क्या है, दो, एक ट्राइंगल और एक ट्रेपेजियम से निकालते होगे। वैल्यू कौन लिखेगा? हाँ लिखो, और दिखाओ। गुड, बहुत बढ़िया। तो निकालो जरा जल्दी से। तो सॉल्व करा देता हूं इसे मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। 4 मीटर की हाई रिटेनिंग वॉल है, सपोर्टेड कोहेसिव, और ये दे रखा है 5 0 दे रखा है। आप द टॉप 2.5 मीटर ऑफ बैकफिल इतना, और नीचे की अपरेंट कोहेजन इतना। द बल्क डेंसिटी एंड अपरेंट कोहेजन ऑफ बॉटम 1.5 इतना इन इतना रेस्पेक्टिव द टेंशन क्रैक डेवलप्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। दिस इज द रेफरेंस लाइन। तो 5 मीटर की इसकी हाइट है। तो अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं तो हमारी जब क्योंकि यहां पर कह रहा है 5u की वैल्यू, कौन सा सवाल है ये, 25 सवाल है, कह रहा है 5u की वैल्यू बेटा 0 है, कोहेसिव बैकफिल है। सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फॉर 2.5 मीटर की बात करूं तो इसमें बेटा सी कितना दे रखा है, C1 इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है, गामा दे रखा है ना 17.6 किलो। वाटर टेबल की कोई बात की गई है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं इसको मैं, एलिमेंट लेकर नहीं कर रहा हूं। एलिमेंट लेकर मैंने सिखा दिया ना ऐसा सवाल। तो अगर मैं 0 0 लेयर पर एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालूं तो 0 0 लेयर पर एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू कितनी मिलेगी? या फिर ऐसा करिए, क्योंकि टेंशन क्रैक डेवलप हो रहा है तो आप ZC डेप्थ पर निकाल लीजिए, लेकिन फिर आप 0 0 पे निकालिए पहले, ठीक है। या फिर क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो टेंशन क्रैक है उससे पहले ही हमारा अर्थ प्रेशर डायग्राम बदल जाता है, लेकिन हो सकता है इसमें बदले नहीं बदले, चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो तो तुम्हें कैसे पता लगेगा, वो तो निकालने के बाद पता लगेगा ना। चलो अब बाद में हम इसको लिख देंगे कि दिस इज अ नेट अर्थ प्रेशर डायग्राम। तो 0 0 लेयर पर वैल्यू कितनी होगी, -2C1 अंडर रूट ऑफ K1 कितना आएगा, K1 तो 1 होगा, दैट इज इक्वल टू -30। फिर आप निकालेंगे टॉप के 2.5 मीटर की बात कर रहे हैं ना, तो टॉप के 2.5 मीटर में अगर आप जस्ट अब देखोगे तो बेटा के की वैल्यू कितनी है, सेम है। और जस्ट नीचे आओगे तब भी के की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है। आपका जो है फाई की के तो सेम है, इफेक्टिव स्ट्रेस देखोगे तो सेम है, लेकिन जस्ट अब आए तो सी की वैल्यू C1 है, और जस्ट अब नीचे आए तो सी की वैल्यू क्या हो गई है, C2 हो गई। तो यानी अगर मैं 2.5 मीटर लेयर पर जस्ट अब निकालूं, जस्ट अब निकालूं तो वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव स्ट्रेस एट 2.5 लेयर, और -2C1 अंडर रूट ऑफ K1, यही तो होगा। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर एट 2.5 मीटर लेयर जस्ट अबव
जस्ट अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा 17.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 और -30 कितना आ रहा है प्लस 14 पॉइंट एग्जैक्ट 14 आ रहा है ना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जस्ट बिलो निकाल लेते हैं यहां पर क्योंकि मृदा चेंज हो रही है देयर माइट बी द चांसेस। तो जस्ट बिलो निकालोगे वो पीछे वाला जो है बड़ा खुश होता होगा कि मेरी तरीके से कर रहे हैं सर। हाँ भाई जस्ट बिलो तो जस्ट बिलो निकालेंगे क्या हो जाएगा 17.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 और -2C2 इसको मिटा ही दूं मैं। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 2C2 निकालोगे C2 की वैल्यू कितनी है 20 है ना तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 4 प्लस 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर 4 मीटर लेयर पर। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है कौन यहां पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1K1 और इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा बेटा 17.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 और गामा 2 कितना है प्लस 19.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। ये आ गई वैल्यू क्या और क्या आएगा -2C2 और C2 की वैल्यू आपकी 20 है ना तो -40। डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आप बच्चे थोड़ी ना अब इतने सवाल कर लिए। कितना आएगा कितना 32.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले वैल्यू आपको मिल रही है बेटा निगेटिव -30। फिर आपकी वैल्यू जो है 2.5 पर हो गई +14 तो 2.5 यहां कहीं पर होगा 2.5 पर होगी +14 यानी कहीं ना कहीं बीच में क्या रही होगी 0। तो यहां कहीं ना कहीं बीच में हो गई होगी आपकी 0। ZC डेप्थ तक होती है 0 और उसके बाद यहां पर वैल्यू आपकी क्या हुई थोड़ी सी कम हुई वैल्यू 14 से 4 हो गई और उसके बाद फिर ये वैल्यू इस तरीके से सो इसका नाम देंगे ABCDEFG। टेंशन क्रैक डेवलप हो रहा है तो हमारा जो नेट एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम है एज द टेंशन क्रैक डेवलप्स as the tension crack develops so net active thrust is determined using shaded area CDEFG सो पहले निकालेंगे बेटा FA1 मान लो इसके कारण लग रहा है आपका FA1 और ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है ये मान लिया फॉर एग्जांपल Y1 बार पे लग रहा है। ट्रेपेजियम के कारण निकालेंगे मान लो फॉर एग्जांपल आपका लग रहा है FA2 और ये मान लो ये जो पिछला वाला सवाल था उस पे एफ नेट दिखा देना डायग्राम में एफ नेट जो निकाला था FA और किस दूरी पे निकला था वो दिखा देना Y2 बार पे लग रहा है। तो इसकी वैल्यू है हमारी बेटा 14 इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 32. निकाल लेते हैं सबसे पहले FA1 सो FA1 इज इक्वल टू हाफ इनकी वैल्यूज भी तो निकालनी पड़ेंगी पहले। सबसे पहले ZC निकाल लो ये ZC कितना आएगा
ये आएगा 1.704। दिखाने की जरूरत भी नहीं है इसे जब पूछा नहीं है। तो ZCA, तो ये इसका क्या होगा, इसका दुगना होगा। नहीं नहीं, कहां गया, एक सेकंड रुकिए। यहां से यहां तक आपका 2.5 है ना, तो यहां से यहां तक क्या बचेगा, 0.796। अब यहां से यहां तक 2.5 है, और ये तो 1.5 बचा ही, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो FA1 हो जाएगा हाफ, हाफ बेस है बेटा इसका 14 और हाइट है 0.796, 0.796 निकाली कितना आ रहा है। इसी तरीके से FA2 निकालेंगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 4 प्लस 32.80, और हाइट है बेटा आपकी 1.50। कितना आ रहा है ये, 0.7 5.57 5.57 किलो न्यूटन पर मीटर। इट विल एक्ट एट, कितनी दूरी पे लगेगा, यहां से यहां तक है बेटा 1.5, और 1.5 में 2/3 टाइम्स ऑफ 0.796, दैट इज y1 बार इज इक्वल टू 1.5 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ 0। हाँ ठीक है, 1/3 होगा, 1/3 ऑफ 0.796। ये गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, इसलिए ध्यान से। तो y1 बार कितना आ गया, 1.76 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से FA2 निकालेंगे, कितना आएगा, 27.6 किलो न्यूटन पर मीटर। ये एक्ट करेगा आपका, ये एक्ट का ही मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं आप। y2 बार इज इक्वल टू, कहां पर ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम कहां लग, जिस साइड से निकाल रहे हो उस साइड को छोड़ दो, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 32.8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 32.8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा, हाँ 0.554 मीटर। सो नेट थ्रस्ट क्या हो जाएगा, सो नेट एक्टिव थ्रस्ट, so net active thrust FA will be equal to FA1 plus FA2 is equal to आपका हो गया 5.57 प्लस 27.6, कितना आ रहा है, 33.2 किलो न्यूटन पर मीटर एट y bar from base where y bar is equal to FA1 into y1 bar plus FA2 into y2 bar डिवाइडेड बाई FA। तो FA1 की वैल्यू है आपकी 5.57 मल्टीप्लाइड बाई 1.76 प्लस प्लस आपका दूसरी वैल्यू हो जाएगी 27.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.554 डिवाइडेड बाई नेट फोर्स 33.2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.757 meter from base, hence net active thrust, net active thrust on the wall is 33.2 kilonewton per meter, acts at 0.757 meter from base. This is the answer. इसको आप चाहो तो दिखा दो, 32.2।
नोट करिए जल्दी, सबने कर लिया, आगे बढ़े। आ गया? नोट करना है क्या? करो नोट फिर। क्लास में कौन कौन लाइव है जरा एक बार मैसेज करके बताना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। A retaining wall 6 meter high supports the earth with its face vertical. The earth is cohesionless with a particle specific gravity इतना, angle of internal friction इतना, and porosity इतना. The earth surface is horizontal and level with the top of the wall. Determine the earth thrust and its line of action on the wall if the earth is waterlogged to a level of 2.5 meter below the top surface. Neglect the wall friction, draw the pressure distribution. मतलब C5 सॉइल है, ठीक है, सारी सॉइल के यूनिट वेट दे रखा है, फाई दे रखा है, सब कुछ, सॉरी कोहेजनलेस सॉइल है, आपको फाई दे रखा है, पोरोसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। कह रहा है डिटरमाइन द एक्टिव थ्रस्ट, यहां कुछ बोल रखा है क्या? कौन सा निकालेंगे? एक्टिव निकालेंगे। कह रहा है डिटरमाइन द अर्थ थ्रस्ट एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑन द वॉल इफ द अर्थ इज वाटर लॉक्ड टू ए लेवल ऑफ 2.5 मीटर बिलो द टॉप सरफेस। मतलब जो वाटर टेबल है वो ऊपर से 2.5 मीटर नीचे, तो यानी यहां पर दो जोन बनेंगे, तो एक बार ऊपर वाले 2.5 मीटर जोन में गामा टी निकाल लोगे, पोरोसिटी सब दे रखा है ना, और फिर निकाल लोगे गामा सैचुरेटेड, ठीक है। तो पहले वाले जोन की एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि के तो ऊपर से नीचे तक क्या रहेगा, सेम, सी की वैल्यू 0 रहेगी, तो बना लोगे ये डायग्राम। या तो दो एलिमेंट लेकर कर लेना, या फिर 0 0 लेयर पे निकालना, 2.5 लेयर पे निकालना, और 5 5 लेयर पे निकालना। समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां पर जो 2.5 लेयर है वहां पर एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या चेंज करेगा क्या? और वाटर प्रेशर बताओ। नीचे तो जुड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूं 2.5 मीटर की लेयर पर जब आप 0 0 पे निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, 0, और सी की वैल्यू भी 0 होगी, तो यानी ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 ही मिलेगी। हाँ, एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 0 लेयर पर क्या मिलेगा, 0। 2.5 मीटर लेयर पर जब निकालेंगे तो देखेंगे जस्ट ऊपर, चीटी बराबर ऊपर आओगे तो मृदा पार्शियली सेचुरेटेड है, और चीटी बराबर नीचे आओगे तो मृदा सबमर्ज्ड है ना। तो जब सबमर्ज आएगा तो लेटरल पोर वाटर प्रेशर भी आएगा। लेटरल पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई चीटी बराबर, तो चीटी बराबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, चीटी बराबर। समझ आ रही बात? तो यानी ऊपर भी वैल्यू चीटी बराबर है, नीचे भी छोटी कम वैल्यू है, तो यानी आपको जो है देखने की जरूरत नहीं है, मतलब चेंज नहीं करेगा।
लेकिन जब बेस पे निकालोगे तो बेस पे क्या होगा, बेस पे होगा के की वैल्यू निकाल लोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस एट बेस पर क्या होगा, वाटर टेबल के ऊपर का टोटल स्ट्रेस गामा टी इंटू 2.5 प्लस गामा सबमर्ज्ड डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस, डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस कितना होगा 6 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल टू 3.5, है ना। और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस लेटरल पोर वाटर प्रेशर कितना 3.5 इंटू गामा। समझ पा रहे हैं ये बात, आसान सवाल है। Question number 27. For a earth retaining structure shown in the figure, construct the earth pressure diagram for the active state and find the total thrust per unit length of the wall. मृदा जो है कोहेजन लेस है, यहां पर ड्राई है, कोहेजन लेस सॉइल है। तो जैसा पिछला सवाल है वैसे ही सवाल है यहां पर, या तो आप एक एलिमेंट इसमें ले लो, एक एलिमेंट इसमें ले लो, बस सरचार्ज लोड लगा दिया यहां पर। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 0-0 लेयर पे लगाओ, तो 0-0 लेयर पे वैल्यू मिलेगी k इंटू 14, इस पे निकालोगे तो जस्ट अबव सॉइल ड्राई है, जस्ट बिलो सबमर्ज है, तो बेटा कुछ तो वेरिएशन आएगा नहीं, क्योंकि सडनली कोई चीज चेंज नहीं कर रही है, तो यहां पर वैल्यू चेंज नहीं करेगी। यहां पे निकालोगे तो क्या के निकाल रखा है 0.33 मिलेगा। वाटर टेबल के ऊपर का टोटल स्ट्रेस 14 प्लस गामा डी मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस गामा सबमर्ज मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस लेटरल पोर वाटर प्रेशर 7 इंटू, सारी वैल्यूज पे मिल गए, ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम और एरिया निकाल लेंगे, थ्रस्ट आ जाए। हाँ इसकी फाई एक ही दे रखा है ना, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे तक फाई सेम ही होगा। आगे बढ़े, कर लेंगे, आंसर जरूर ग्रुप में मैच करिएगा। इस सवाल को पढ़िए जरा। A retaining wall 2 meter in height has a smooth vertical surface. The backfill has a horizontal leveled surface with the top of retaining wall. मतलब horizontal backfill के ही सवाल आपको मिलेंगे। The density of the backfill is इतना and the shearing resistance angle इतना and cohesion is 0. Cohesion less soil है फिर। कह रहा है uniformly distributed surcharge load of इतना is applied. पिछले जैसे सवाल है बिल्कुल। Calculate the magnitude and point of of application of active earth pressure per meter length of the retaining wall। निकाल लेंगे। वाटर टेबल की कोई बात करी गई है नहीं। कह रहा है ड्यूरिंग रेनी सीजन द वाटर टेबल राइजेस बिहाइंड द वॉल टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल की हाइट है 2 मीटर, मतलब रिटेनिंग वॉल के बीच में आ गई है। किसके कारण, बरसात होने के कारण पानी नीचे आएगा, वाटर टेबल बढ़ जाएगी। ठीक है, कह रहा है इफ द रेनी सीजन द वाटर टेबल राइजेस बिहाइंड द वॉल अप टू हाइट ऑफ 1 मीटर बिलो द बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल, वर्क आउट द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इफ देयर इज नो चेंज इन द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, और सबमर्ज यूनिट वेट दे रखा है 1.25 टन पर मीटर। तो जब ये ऊपर आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो अर्थ प्रेशर डायग्राम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। डायग्राम तो लगभग सेम ही मिलेगा, बस उसका स्लोप चेंज हो जाएगा, तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, आ जाएगा ना ये भी। When a vertical face excavation was made in the deposit of clay, it failed at a depth of इतना excavation, मतलब SC दे रखा है। Find the shear strength parameter of the soil if its bulk unit weight इतना, क्योंकि आप एक क्ले डिपोजिट के अंदर एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ आपको शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर CU होता है और फाई होता है, तो यहां से आपको दे रहा है SC दे रखा है, तो यहां पर जब SC निकालोगे तो आपको बेटा K भी पता होना चाहिए ना, तो K तो फाई के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर फाई निकालने का कोई तरीका है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, एज द सॉइल इज क्लेई सो फाई यू इज इक्वल टू 0, तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो CU निकाल लोगे। समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ए 6 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल इज सपोर्ट ए सॉइल विद ए यूनिट वेट ऑफ, क्या क्या डेटा दे रखा है बेटा बताना जरा, कितना यूनिट वेट दे रखा है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम, तो इसको कर लेंगे आप, है ना, जो अभी मैंने आज ही कराया शायद फिर से। हाँ क्वेश्चन नंबर 31, what is meant by active earth pressure, what is meant by earth pressure at rest, active earth pressure and passive earth pressure, explain the difference in terms of wall movement। तो सबके डेफिनेशन लिख देंगे और वॉल मूवमेंट का मैंने एक डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या करूं, 32, a retaining wall with a smooth vertical back 3 मीटर high and retains 2 layered soil, ये हो जाएगा, ऐसे ही सवाल होगा, पीछे करा रखा है।
ये वाला सवाल करिए सब लोग, आखिरी सवाल है शायद ये शीट का, है ना। इसको सब लोग ट्राई करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आईएएस 2019 में पूछा गया है। चलो, an unsupported cut as shown in the figure below was made at the site for which the unit weight of soil कितना दे रखा है बेटा? यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा इज इक्वल टू 18.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और भी कुछ दे रखा है? हाँ, सी दे रखा है आपको 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भी कुछ दे रखा है? फाइव तो दे ही रखा नीचे, तो इतने बीच का स्पेस जो है वो खाली है। And the angle of internal friction is 10 degree. Determine the lateral stress at the top of the excavation, at the bottom of the excavation. तो ये कौन सा आप स्ट्रेस निकालोगे? लेटरल स्ट्रेस। एक्टिव ही निकालेंगे, क्योंकि आप एक्सकवेशन कर रहे हैं और कट नीचे गिर ही नहीं रहा है। तो अगर आप टॉप पे निकालें तो यार डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सवाल केवल 8 नंबर में पूछा गया है, तो इतनी मेहनत थोड़ी ना करेंगे। सो टॉप पर, एट द टॉप ऑफ एक्सकवेशन, यहां पर निकालोगे क्या? तो यहां पर अर्थ प्रेशर क्या होगा बेटा? -2c अंडर रूट ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 33। तो सबसे पहले तो आपको के निकालना पड़ेगा। के कितना आएगा? 1 पॉइंट साइन ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री, कितना आएगा? 0.704। बहुत अच्छी बात है। सो पहला पार्ट करते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर एट द टॉप। तो एट द टॉप एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है -2c अंडर रूट ऑफ के। सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 25। और अंडर रूट ऑफ 0.704, कितना आएगी वैल्यू? हाँ, 41 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। माइनस लिख लीजिए। हाँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that soil is in, negative sign indicates soil is in tension। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहां निकालना है? बॉटम पर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर अगर आप बॉटम पे निकालेंगे तो बॉटम पर एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा? यहां निकालना है ना, या आपने इधर कट बनाया तो एक बार यहां निकालना है, एक बार यहां निकालना है। तो यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? ये यूनिट वेट दे रखा 18.2, वाटर टेबल की कोई बात नहीं की है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा 18.2 इंटू 4.2। तो ये वैल्यू होती है बॉटम पर के ए इंटू गामा इंटू एच -2c अंडर रूट ऑफ के। के की वैल्यू है बेटा 0.704, गामा है 18.2, और कट है, हाइट जो है, जिस हाइट तक आप कर रहे हैं, एचसी है वो है 4.2।
और माइनस चाहो तो इसको HC कर लेना, 4.2 माइनस 2C, इसकी वैल्यू तो पता ही है 41.95। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 11 पॉइंट, बड़ा हलवा सवाल था, 11.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ और भी बोल रखा है, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पोटेंशियल टेंशन क्रैक फॉर द एक्सकवेशन, डेप्थ ऑफ पोटेंशियल टेंशन क्रैक निकालना है, ठीक है। तो आपका जो है फोर्थ पार्ट में आपका टेंशन क्रैक, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक होता है 2C अपॉन गामा अंडर रूट ऑफ के। सारी वैल्यू डालेंगे तो ZC कितना आ रहा है, हाँ 3.2। देखो ये जो चीज है ना वो HC नहीं है, HC तो निकालने को बोला है ना, तो इसको HC मत कर देना, क्योंकि हम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इतना करा है, लेकिन ये क्रिटिकल डेप्थ थोड़ी है, वो तो पता चलेगा निकालेंगे, ठीक है। सो ZC हो गया कितना 3.28 मीटर आ गया। फिर निकालना है कि बताइए कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ अप टू विच द एक्सकवेशन कैन बी कैरीड आउट सेफली विदाउट एनी सपोर्ट। तो अब निकालना है HC, तो HC हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट, इसी में निकालना है HC, फोर्थ पार्ट में ही निकालना है ना, तो HC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ZC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.54 मीटर।